हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि उनके फरवरी में लास्ट फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं। आई विश कि आप लोग अच्छे से करें। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताया था और बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, उनसे जुड़े हुए लाभों के बारे में मैंने आपको बताया था और एनसीईआरटी बुक्स में आपको दिया भी हुआ है। मैं आज कुछ उदाहरणों के साथ और प्लस आज मैं आपको बताऊंगा कि इन परियोजनाओं को बनाने के बाद हमें कुछ इन परियोजनाओं के बारे में आलोचनाएं भी मिली। कि आलोचना कैसी? जब आपके सामने क्वेश्चन आए कि नदी परियोजनाओं के लाभ क्या होंगे या परियोजनाओं से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताइए, तो आपका काम है नदी परियोजनाओं के लाभों को बताना और उनकी आलोचना, मतलब कि उनकी कुछ बुराइयां भी होती। भाई किसी ना किसी चीज में जब कोई अच्छी चीज है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई भी तो होगी। तो इस बुराई को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम कैसे इस बुराई से लड़ सकते हैं, तो आज इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले आज ये समझेंगे कि आज बुराई क्या है। मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है सतलज ब्यास नदी बेसिन, जो सतलज और ब्यास नदी है उस पर बनी हुई परियोजना का नाम है बांकड़ा नागल परियोजना, जो जल विद्युत उत्पादन, जैसा कि आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इस परियोजना से आपको न केवल लाभ आर्थिक रूप में होगा बल्कि आप उस नदी के पानी से काफी ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे ज्यादा उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मतलब कि विद्युत उत्पादन में। ऐसी कई सारी परियोजनाएं हैं हमारे देश में जो विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपको नहीं जानकारी हो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नेपाल से निकलने वाली एक अरुण नदी है जिस पर हमारे देश इंडिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। हमारे देश इंडिया को नेपाल से, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश की सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन अगर कहीं होता है हमारे देश के लिए तो मेरे अनुमान से नेपाल और भूटान जैसे देशों में होता है। क्योंकि भूटान में आपकी सियांग रिवर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, तो उससे आपको विद्युत उत्पादन मिलता है। दूसरी परियोजना हम बताते हैं महानदी, जो ओडिशा में हीराकुंड नदी परियोजना बनी हुई है। इस परियोजना में हीराकुंड बांध से वहां जल संरक्षण भी होता है और बाढ़ पर नियंत्रण भी करा जाता है। क्योंकि कई बार ओडिशा साइड से तमिलनाडु, कर्नाटक साइड पर वो कोस्टल एरिया है, हमारे तटीय क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ अक्सर कर आती है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि इस परियोजनाओं से जुड़े हुए कुछ विरोध भी हुए हैं। कौन कौन से विरोध हुए हैं आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉरी फॉर मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपके साथ एक हफ्ते तक नहीं जुड़ पाया। बट मेरी अब कोशिश है कि मैं आपको डेली से डेली आपकी क्लास लूँ और आपको डेली अपनी क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। देखो, जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो ये मेरा एक गांव है, ठीक है, और यहां से कोई नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी का पानी यहाँ आसपास के जितने लोग हैं जिनकी खेती हो रही है उस नदी के पानी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नदी, अब यहाँ पर हम इस गांव की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बांध बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बांध बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस नदी के बहाव को रोकना पड़ेगा। मतलब कि हमें अब ये पानी जो गांव में आता है, अब इस पानी को हमें क्या करना होगा, खत्म करना होगा, ठीक है। लेकिन अब इस गांव के पानी को खत्म करने का मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब ये है अब इस गांव के पानी को हमें बिल्कुल हटाना पड़ेगा। पर हटाएंगे कैसे? यानी कि हम इस नदी के पानी की दिशा को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो अब ये गांव तो वंचित हो गया, इस गांव में कुछ भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब ये गांव के जो लोग हैं उनको पानी की सुविधा कहां से मिलेंगी? उन्हें दूर दराज से लाना पड़ेगा अब ये पानी। तो इन्हें आर्थिक बोझ हो गया। प्लस कई ऐसे इलाके हैं जहां खेती बर्बाद हो रही है, जहां की कृषि बर्बाद हो रही है। तो ऐसे इलाके के लोग सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि ये परियोजना कोई छोटे मोटे एक जगह के लिए तो नहीं बनाई जाती, बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस उद्देश्य को पाने के लिए हमें आसानी से ही हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा अक्सर कर आपको समझाते हैं ना कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान किनके साथ होता है? इन लोगों के साथ। प्लस नुकसान, एक नुकसान ये हो गया, प्लस में अब इस नदी में जो आपने बहती हुई नदी में रोक दिया था उसमें मछली वगैरह होती है। वो मछलियों का टाइम होता है, कभी कभी समय आता है साल भर में एक बार। जैसे कि आपको पता हो, ओडिशा का एक तट है मुर्मू गोवा,
सॉरी, उड़ीसा में एक तट पाया जाता है जहाँ पर ऑलिव रेडली टर्टल मतलब कि एक प्रकार के कछुए होते हैं जो हर साल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जो हर साल अंडे देने के लिए इस तट पर आते हैं। तो मछलियाँ या कछुए वगैरह ये प्रजनन के दौरान अपने अंडे देती हैं। तो कभी कभी ये अंडे पानी बंद जाने की वजह से उन स्थानों पर नहीं दे पाती जहां उनके लिए सही वातावरण मिल सके, मतलब कि जहां प्रकृति उन्हें सही तरीका से क्षमता दे सके ताकि वो अंडे क्या हो सके, प्रजनन सही तरीका से कर सके। तो इन मछलियों को नुकसान होता है इस पानी की बांध बन जाने से। प्लस अब ये पानी हमने रोक दिया, खेती बर्बाद हो गई, मछलियों का नुकसान हो गया। प्लस में अब जिस जगह से हमने ये नदी हमारी जहाँ रोक दी थी, अब ये जगह क्या पड़ जाएगा, सूखा। तो यहाँ के लोग अपने खर्चा चलाने के लिए, अपनी कृषि को पुनः वापस करने के लिए अपनी जमीन को क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। अब इन लोगों का क्या होगा, ये लोग अपनी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारा पुनर्वास होता है, मतलब कि हम लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस शिफ्टिंग से क्या हुआ, अब ये लोग मान लो इस गांव में 10,000 लोग भी रह रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो 10,000 लोग एक जगह रह रहे हैं। तो अब ये 10,000 लोग दूसरी जगह जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन पर असर होगा नहीं होगा, वहां की अर्थव्यवस्था, जिस दूसरी जगह पर ये लोग जाएंगे वहां की अर्थव्यवस्था बदलेगी नहीं बदलेगी, वहां की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा बोझ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। प्लस इन लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। कैसे, ये अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़कर अब किराए के मकानों में रहेंगे, किराए की जमीन पर काम करेंगे, किराए का मतलब मजदूरी करेंगे या कहीं नौकरी ढूंढेंगे। तो इन लोगों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। इन सभी कारणों को देखते हुए हमारे देश में इन परियोजनाओं के विरोध में काफी सारी आंदोलन हुए। जैसा कि सबसे फेमस आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा नदी पर को बचाने के लिए एक गैर कानूनी सरकारी संगठन जिसको बोलते हैं एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जनजाति लोगों, मतलब नर्मदा नदी जिस आपको पता है कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से से होकर जाती है। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी जनजातियां रहती हैं, गुजरात में आपकी जनजातियां रहती हैं, राजस्थान में तो रहती हैं। मध्य प्रदेश तो वैसे भी बहुत फेमस है जनजातियों के लिए। तो मध्य प्रदेश में जनजाति लोग, किसान, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद किया गया था। मतलब इन लोगों ने क्या किया था, जो नर्मदा नदी पर आपके यहाँ सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात में केवड़िया जगह पर, उसको बनाने के लिए विरोध किया गया था। मतलब कि ये अगर ये बनता है तो नुकसान तो होना था। पर आपको पता है सरदार सरोवर बांध आपके देश का सबसे अच्छा बांध है और अभी नया हाल ही बना हुआ बांध है। और आपको पता है केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास ही आपका फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो उन्हीं के नाम पर इस बांध को बनाया गया था। मूल रूप से यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसी पर्यावरण, अच्छा यहां पर लिखा हुआ जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसी पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। इस आंदोलन का लक्ष्य था कि बांध से विस्थापित लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना। मतलब कि अब यह आंदोलन क्यों किया गया था, ताकि जो लोगों का पुनर्वास हुआ गया, मतलब जो लोग अपनी जगह छोड़कर गए हैं वो वापस आ सके इस जगह पर, ताकि ये बांध ना बने। ये बांध बनेगा तो दिक्कत बहुत ज्यादा होंगी। ये लोग चले तो जाते हैं, मतलब कि अपनी अपनी जगह छोड़ के, ये बांध ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने 3 महीने में बन जाए, इसे बनने में सालों लग जाते हैं। मतलब कि साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कई साल, 4-5 साल तो इन बांधों को बनने में निकल जाते हैं, क्योंकि एक सही तरीका से स्ट्रक्चर बनाना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये बांध बनते हैं, इन लोगों को पुनर्वास किया जाता है। प्लस अब ये बांध तो बन जाते हैं, अब इसके आगे जो वनस्पति होती है, जो वनस्पति पाई जाती है, उसको क्या होता है, हानि होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ गया, अकाल। और इस जगह की वनस्पति पर क्योंकि पानी इकट्ठा ज्यादा होने से यहाँ बाढ़ आने का ज्यादा खतरा भी हो जाता है कभी कभी। तो आप समझ रहे हैं, एक बांध से हम लाभ कई सारे कमा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इन बांधों से हमें नुकसान भी बहुत होता है। ये बांध में आपको बता दें, ये बांध बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपको पता हो, नहीं पता हो, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं, दामोदर नदी जो बंगाल में बहती है उसे बंगाल का शोक बोला जाता है। वैसे ही बिहार की एक नदी है, फेमस नदी कोसी रिवर, जिसको बिहार का शोक बोला है। इनको शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें हर साल
वर्षा के मौसम में यानी बारिश के मौसम में इनमें हर साल बाढ़ आती है और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विस्थापन होता ही होता है। इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भी हम कभी कभी बांधों का सहारा लेते हैं। फिर भी सरकार और हमारे देश के टेक्नोलॉजिस्ट और कई आईआईटी कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन बांधों से जो विस्थापित लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ पहुंचे। तो ये आपके कुछ हानियां थी, आप इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करिए। अगर चैनल अच्छा लगता है आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि मैं आपको एनसीईआरटीज में 10th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इस चैनल पर मैं आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँ और इसी की प्रैक्टिस में लगा हुआ। देखिए, आप लोगों के सब कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस हम टीचर्स को हम पढ़ाने वालों को एक मोटिवेशन देते हैं और हमारे लिए आप ही हमारी मोटिवेशन है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है, आपको जो मुझसे कहना है, जो आपको शिकायत है, अगर कुछ आप मेरे बारे में अच्छा या कोई शिकायत है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।